अब हम थोड़ा मुड़ते हैं उस बिंदु पर अपने अध्याय के जिसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि इतनी गहरी समस्या के निराकरण के लिए प्रयास कब से हो रहे हैं और क्या क्या प्रयास हुए, प्रयास कितने सार्थक कितने निरर्थक रहे और इन प्रयासों की सफलता में क्या बाधाएं आईं, क्या राह के रोड़े पड़े। हालांकि पर्यावरण से जुड़े जितने सरोकार हैं, जितने मामले हैं, उसका इतिहास बड़ा लंबा है। तो हमारा जो मुद्दा है, हमारा जो विषय है, पर्यावरण सुधार के प्रस्ताव, पर्यावरण सुधार के का इतिहास, लंबा इतिहास है। काफ़ी समय से इस पर प्रयास चला है, काफ़ी समय से लोग इस पर अपने विचार रख रहे हैं। लेकिन आर्थिक विकास के कारण जो पर्यावरण पर जो उसका असर हो रहा है, उस पर यदि हम चिंता की बात करें तो वास्तव में इसकी शुरुआत हम लगभग 1960 से देख सकते हैं। आर्थिक विकास, क्योंकि आर्थिक विकास ही तो हमारे वातावरण को असली बिगाड़ रहा है, मानसिक विकास नहीं, शारीरिक बौद्धिक विकास नहीं, सामाजिक विकास नहीं, सांस्कृतिक विकास नहीं, आर्थिक विकास जिसका हमारे भौतिक जीवन से लेना जोना है। तो हमें आर्थिक विकास का जो पर्यावरण पे असर हो रहा है, उस असर को लेकर जो चिंता प्रारंभ में की गई, उसकी शुरुआत हम 1960 से मान लें। और 1960 के आसपास से ही इस चिंता ने एक तरीके से राजनीतिक मोड़ लिया। इस चिंता ने एक तरीके से राजनीतिक चित्रण का जामा पहना। वैश्विक मामलों से सरकार जो रखते हैं, वैश्विक मामलों से जुड़े हुए लोगों का एक समूह बना, बहुत प्रसिद्ध है, जिसे हम कहते हैं क्लब ऑफ रोम। इसमें विश्व स्तर के विद्वान, विश्व स्तर के ऐसे लोग शामिल हैं जो विश्व के मामलों का गहन अध्ययन करते हैं, कारण निवारण और विश्व के विभिन्न मुद्दों का एक दूसरे से संबंध, इसका अध्ययन कर अपने विचार सामने रखते हैं, अपना निष्कर्ष सामने रखते हैं। तो ये जो विद्वानों का समूह है क्लब ऑफ रोम, इसने 1972 में एक पुस्तक लिखी, एक प्रकाशित की, बल्कि क्योंकि ये विद्वानों का समूह था तो कई विद्वानों के उसमें बयान थे। लिमिट्स टू ग्रोथ, शीर्षक क्या है? लिमिट्स टू ग्रोथ। ग्रोथ यानी विकास, विकास की सीमा, यदि हम इसका अनुवाद करें हिंदी में तो यही होगा। उसकी सीमा क्या है? ये पुस्तक, इसमें क्या था? इस पुस्तक में दुनिया की बढ़ती हुई जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में जो प्राकृतिक संसाधनों का जो विनाश हो रहा है और आने वाले विनाश की जो संभावना है, इस ओर इशारा करती है। बढ़ती हुई जनसंख्या से होने वाले तत्कालीन और संभावित विनाश, इसकी ओर इशारा करती है। ये पुस्तक बताती है कि किस प्रकार जनसंख्या वृद्धि को यदि नहीं रोका जाए या जनसंख्या वृद्धि दर को यदि न रोका जाए तो मानव जीवन का जो काल है वो किस प्रकार उसका उस पर प्रभाव पड़ेगा, इस पर इसमें प्रकाश डाला गया है। बहुत बखूबी इसने विस्तार से इसमें है। संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम, वह भी पर्यावरण से सरोकार रखने वाली एक संस्था है जिसे हम कहते हैं UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। और इसके साथ अन्य बहुत से ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो पर्यावरण से जुड़ी हुई समस्याओं का अध्ययन करते हैं, सम्मेलन कराते हैं,
विद्वानों की गोष्ठी कराते हैं, विभिन्न देशों की सरकारों के बीच में सामंजस्य बैठाने की कोशिश करते हैं और इस विषय पर अध्ययन को बढ़ावा दे रहे हैं। तो मूलतः हम कह सकते हैं कि आर्थिक विकास जब लोगों के मन में, जब लोगों में ज़्यादा उसकी तीव्रता बढ़ी, तो उसके बाद ही पर्यावरण के मुद्दे पर भी चिंता बढ़ने लगी, और जो लगभग 1960 के दशक से प्रारंभ होती है, पहला क्लब ऑफ रोम। यूएनईपी इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्लब ऑफ रोम के अतिरिक्त ये पर्यावरण से जुड़ी हुई समस्याओं को सुलझाने के लिए एक विश्व मंच बन जाता है, और इसके कारण ही यूएनईपी के प्रयासों का ही परिणाम था कि पर्यावरण जो है वो विश्व की राजनीति का अंग बन जाता है। अर्थात वैश्विक स्तर पर, ग्लोबल स्केल पर पर्यावरण की समस्या को आगे बढ़ाने वाला, पर्यावरण की समस्या को सामने लाने वाला, उसमें यूएनईपी का बहुत बड़ा योगदान है। यूएनईपी का ही प्रयास था कि पर्यावरण के मामले पर विश्व स्तर पर बातचीत की जाए, और जब विश्व स्तर पर बातचीत होती है तो विश्व राजनीति आती है, और इस प्रकार विश्व राजनीति का एक अहम मुद्दा और बन जाता है, और वह है पर्यावरण। सीमाओं का मुद्दा, आतंकवाद का मुद्दा, युद्ध आदि के मामले, कब्जे आदि के मामले, ये तो पहले से अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे थे ही, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मुद्दे थे ही। अब एक मुद्दा और जुड़ता है, पर्यावरण, और उसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे का रूप देने में यूएनईपी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। थोड़ा हम यूएनईपी के कार्यों की ओर देखें कि उसका कार्य क्षेत्र क्या है, उसका दायरा क्या है। पहला, पर्यावरण से जुड़ी हुई समस्याओं में विश्व सम्मेलन करवाना। दूसरा, पर्यावरण पर वैज्ञानिक ज्ञान और सूचना, इसको बढ़ावा देना। तीसरा, एक विश्वव्यापी नेटवर्क तैयार करना, वैश्विक संसाधन सामग्री आधार की रचना के आधार पर उसे तैयार करने का प्रयास करना। वैश्विक संसाधन सामग्री, विश्व स्तर पर कितने संसाधन, कौन सा संसाधन कितना है, कहाँ है और उसका क्या जीवन है, उन संसाधन का जिस दर पे दोहन हो रहा है, उन संसाधनों का जीवन किस क्षेत्र में कितना है, इसके आधार पर एक निष्कर्ष निकालना। अगला, 175 देश जो इसके सदस्य हैं, उसमें एकीकृत यानी यूनिफाइड पर्यावरणीय सूचना देना, पर्यावरण संबंधी जानकारियां एकत्रित कर उन्हें इन 175 देशों तक पहुंचाना, ताकि वे अपने अपने स्तर पर अपने अपने तरीके से इन जानकारियों का उपयोग पर्यावरण में सुधार के लिए कर सकें। तो बहुत जो अहम शब्द है उसमें वो ये है एकीकृत, यूनिफाइड, इंटीग्रेटेड। अलग अलग टुकड़ों में अलग अलग देशों को अलग अलग जानकारियाँ ना हो करके यूनिफाइड तरीके से किसी एक स्रोत का अर्थ यूएनईपी के माध्यम से सबको जानकारियाँ पहुँचना। अगला महत्वपूर्ण रोल जो यूएनईपी निभाती है वो है कि विश्व की स्थिति का, पर्यावरण की स्थिति का आकलन करते रहना, एनालिसिस करते रहना। पर्यावरण में उतार चढ़ाव कितना, क्यों और कैसे हो रहा है, किसके द्वारा ज़्यादा, किसके द्वारा कम, किन कारणों से ज़्यादा, किन कारणों से कम, इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग लेते हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं की पहचान करना, विश्व की स्थिति का आकलन करना और इन सब बिंदुओं पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग लेके एक निष्कर्ष पे पहुंचना, ये इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। छठवीं जो इसकी भूमिका है वो है
सामाजिक और आर्थिक नीतियों और उनके कार्यक्रमों में पर्यावरण संबंधी विषयों को शामिल करने में जोर देना। कहाँ? संयुक्त राष्ट्र संघ में। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो सभी तरह की गतिविधियों का अखाड़ा है, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, सामरिक हो, आदि आदि। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में जो भी मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों में जो आर्थिक नीतियां होंगी या जो उसके सामाजिक डायमेंशन होगा, सामाजिक घटक होगा या आर्थिक घटक होगा, उसमें पर्यावरण संबंधी दृष्टिकोण, पर्यावरण संबंधी विचारों को सामने लाते हुए उसके प्रभाव, दुष्प्रभाव को बताना, उसको शामिल करवाना। यूएनईपी की गतिविधियां या उसके कार्य क्षेत्र का दायरा केवल यहीं तक सीमित नहीं है। उसे मालूम है कि एनवायरनमेंट बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल है, मल्टी फैसेटेड है, और इसीलिए वो कुछ अन्य मुद्दों को भी अपने कार्यक्षेत्र में, अपने कार्यक्रम में जोड़ता है, जिसमें समुद्र और महासागरों के बचाव का कार्य भी शामिल है। समुद्र और महासागरों को बचाना किससे? पर्यावरण के दुष्परिणामों से, प्रदूषण से। उससे कैसे बचाया जा सकता है, क्या परिणाम है इसके, क्या कारण है इस प्रदूषण के, कौन जिम्मेदार हैं, उन्हें किस हद तक रोका जा सकता है इस प्रदूषण से, आदि आदि, उसके लिए प्रयास करना। 8वां है जैव विविधता, जिसका जिक्र मैंने किया है बायोडायवर्सिटी का जिक्र करते हुए, की चर्चा करते हुए। जैव विविधता, वनों के सतत कटाव होने के दुष्परिणाम स्वरूप जैव विविधता प्रभावित हो रही है, ये आप समझ चुके हैं। दूसरी ओर बहुत से क्षेत्र मरुस्थल में बदल रहे हैं, क्योंकि पेड़ काटे जा रहे हैं तो वहाँ जल का संकट बढ़ते जा रहा है और वे क्षेत्र मरुभूमि में बदलते जा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जैव विविधता, मरुस्थलीकरण और मौसम या जलवायु परिवर्तन, इस पर संधियों के लिए बातचीत करना। जैव विविधता, मौसम परिवर्तन और मरुस्थलीकरण संबंधी मामलों में संधियां करवाने का प्रयास करना और उन संधियों को लागू करवाना ताकि मरुस्थलीकरण रोका जा सके, जैव विविधता बनाए रखी जा सके और मौसम में होने वाले दुष्प्रभावों को भी नियंत्रित किया जा सके। तो इसमें ये यूएनईपी मदद करता है और ऐसी संधियों को लागू करवाने में जो प्रशासनिक ज़रूरत पड़ती है उसकी व्यवस्था करता है। प्रशासन और सचिवालय भी यूएनईपी का इसी कार्य के लिए संपादित है। ये तो सब बातें हुई पर्यावरण से प्रदूषित, पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले घटक, पर्यावरण के दुष्परिणाम और दुष्परिणाम इतने भयावह कि मानव सभ्यता के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। इसका परिणाम क्या? जैसा मैंने पहले बताया, 1960 के आसपास से एक सार्थक प्रयास इस दिशा में होता दिखाई पड़ रहा है। तो अब थोड़ी हम नज़र डालें अन्य प्रयासों की ओर, पर्यावरण की रक्षा हेतु किए गए वैश्विक प्रयासों की ओर। और मूलतः ये सभी प्रयास वैश्विक ही होंगे, क्योंकि कोई एक सरकार, कोई एक देश, कोई एक समाज इस समस्या का निराकरण नहीं कर सकता। तो 20वीं सदी के 7वें दशक से जो प्रयास शुरू हुए उस पर हम थोड़ा नज़र डालें। उसमें सबसे पहला है स्टॉकहोम पर्यावरण सम्मेलन 1972। स्टॉकहोम पर्यावरण सम्मेलन 1972।
पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इसे कहते हैं, फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट, 5 से 16 जून 1972 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में होती है। इस सम्मेलन में मानवीय पर्यावरण पर एक घोषणा पत्र तैयार होता है जिसे स्वीकार किया जाता है और जिसमें 26 सिद्धांतों का उल्लेख है, 26 प्रिंसिपल्स टू सेव एनवायरनमेंट। ये सिद्धांत में कुछ जो मुख्य सिद्धांत हैं उस पर थोड़ा नज़र डाल लें। केवल मुख्य बिंदुओं की बात, पहली सफलता इस कॉन्फ्रेंस की ये थी कि एक समग्र रूप से स्वीकृत मानवीय पर्यावरण पर घोषणा पत्र तैयार होते, ये इसकी पहला बिंदु। दूसरा, मानवीय पर्यावरण पर कार्य योजन, अर्थात उस पर कुछ चीज़ें किए जाने का एक दिशा दी जाती है। तीसरा, संस्थागत एवं वित्तीय व्यवस्था का प्रस्ताव, अर्थात पर्यावरण को बचाने के लिए हमें एक समग्र तरीके से, संस्थागत तरीके से प्रयास करना होगा और यदि इस प्रयास को सफल बनाना है तो संस्थागत तरीके को चलाने के लिए जो वित्तीय प्रावधान करने होंगे, सभी देश उस बात पर सहमत थे, अर्थात आर्थिक मदद के लिए सहमत थे। अगला बिंदु, विश्व पर्यावरण दिवस का प्रस्ताव आया कि किसी एक दिन को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाए ताकि लोगों में चैतन्यता आए, पर्यावरण के मामले को लेकर चेतना जागे, आदि आदि। अगला, परमाणु शस्त्र परीक्षणों के संबंध में प्रस्ताव था जो बड़ा विस्तृत था। परमाणु शस्त्र परीक्षणों को रोकने के लिए, उसको कम करने के लिए, परमाणु शस्त्रों को समाप्त करने के लिए, आदि आदि। तो इस पर एक प्रस्ताव आना स्वयं में एक बहुत बड़ी बात थी और उस प्रस्ताव पर सभी शक्तिशाली देशों का, परमाणु शक्ति रखने वाले देशों का सहमत होना, ये एक बहुत बड़ी सफलता थी। अगला बिंदु इसमें था कि दूसरे सम्मेलन के लिए समझौता हुआ, यानी ये बात तय हुई कि दूसरा पर्यावरण सम्मेलन भी इसी दिशा में किया जाएगा। पहला सम्मेलन जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, स्टॉकहोम की, ये स्वयं में प्रारंभ और अंत नहीं है। स्टॉकहोम मात्र एक शुरुआत है, आगे इसकी श्रेणीबद्ध तरीके से इस पर कार्य होगा। अगला, राष्ट्रीय स्तर पर इसमें कार्य किए जाने की ज़रूरत महसूस की गई और सरकारों को सिफारिशें दिए जाने का निर्णय लिया गया। ये जो पर्यावरण को लेकर जो वैश्विक संस्था बनेगी, उसको ये अधिकार होगा कि विभिन्न राज्यों को, विभिन्न सरकारों को वो हिदायतें दे, विभिन्न सरकारों को सिफारिशें दे और राष्ट्र की सरकारें इसमें एक समग्र रूप से प्रयास करें। तो पर्यावरण की रक्षा हेतु पहला प्रयास स्टॉकहोम। अब दूसरा, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कुछ विश्व समझौते होते हैं। विश्व समझौते से तात्पर्य है रैटिफिकेशन ऑफ ग्लोबल कन्वेंशन रिगार्डिंग एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। रैटिफिकेशन यानी अप्रूव करना, स्वीकृत करना, पुष्टि करना, ये 1975 में होता है। बल्कि 1975 आते आते तक अधिकांश देशों ने जितने समझौते हुए थे पर्यावरण को लेकर, उस पर अपनी स्वीकृति दे दी और ऐसा करते हुए उन्होंने पर्यावरण संबंधी जो आंदोलन हो रहे थे, पर्यावरण संबंधी जो पर्यावरण को उचित बनाने के जो प्रयास थे, उसको और प्रभावी बनाने में मदद की, क्योंकि सरकार की स्वीकृति इन सब में लग गई थी। और इन समझौतों में जो कुछ समझौते मुख्य थे, उनमें एक समझौता था तेल प्रदूषण की हानि के लिए असैनिक दायित्व पर सहमति होती है। दूसरा, तेल प्रदूषण के उपघातों के विषय में समुद्र में तेल से संबंधित अधिनियम बनता है। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की नम भूमि तथा पानी में रहने वाले पक्षियों के लिए
उनके स्थान को लेकर कुछ सहमति होती है। चौथा, कूड़ा करकट और अन्य ऐसे जो वेस्ट हैं, ढेर हैं, उन्हें समुद्री प्रदूषण से बचाने के लिए कुछ उपाय, इस पर सहमति होती है। सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक विरासत, इस पर भी एक सहमति पत्र जारी होता है। संकटापन्न या जोखिम में जो जंगली पेड़ पौधे हैं, जो अब रेयर स्पेशीज़ की कैटेगरी में आने की संभावना रखते हैं, जो समाप्त प्राय होने की कगार पर हैं, उन पर होने वाले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, उसको लेकर भी कुछ अभी समय कुछ नियम बनते हैं 1973 में। उसके बाद जलपोत और हवाई जहाज़, इनके द्वारा जो ढेर लगाया जा रहा है, उससे जो सामुद्रिक प्रदूषण प्रभावित हो रहा है या सामुद्रिक प्रदूषण जो बन रहा है, उसके लिए भी, उसको बचाने के लिए भी, उससे प्रदूषण से रोकने के लिए भी अभी समय 1973 बनता है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि इस काल में, इस समय में लगभग सभी बिंदुओं को लेकर जो पर्यावरण के विभिन्न घटक हैं, उन पर सहमति होती है, उन पर स्वीकृति होती है और विभिन्न देशों द्वारा उन पर अपना पुष्टि होने की, वे अपनी पुष्टि होने की सहमति देते हैं। तीसरा जो प्रयास, जो बहुत बड़ा प्रयास माना जाता है पर्यावरण की दिशा में, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने की दिशा में, वो है नैरोबी घोषणा, यानी नैरोबी डिक्लेरेशन। स्टॉकहोम सम्मेलन होता है 1972 में और नैरोबी सम्मेलन होता है 1982 में। नैरोबी देखिए कहाँ स्थित है, अफ्रीका के एक देश की राजधानी, और वहाँ पर ये सम्मेलन होता है। और इस सम्मेलन में जो सबसे अहम मुद्दा था वो था कि जो विलुप्त प्राय होने वाले वन्य जीवों के व्यापार से संबंधित प्रावधान, जिसका मैंने जिक्र किया अभी, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संपदा और खुले समुद्र में प्रदूषण आदि को लेकर जो विभिन्न प्रस्ताव किए गए थे, विभिन्न प्रावधान किए गए थे, उनको यहाँ स्वीकार किया जाना। अभी समय विभिन्न मुद्दों को लेकर बहुत सारे बनते हैं 1972-73 में स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद, और उन अभी समयों पर सहमति की सील लगा दी जाती है 1982 के नैरोबी कॉन्फ्रेंस में। चौथा सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण, रियो सम्मेलन, रियो डी जैनेरो, दक्षिणी अमेरिका के एक देश की राजधानी ब्राज़ील, रियो डी जैनेरो। 1992, 10 वर्ष बाद, यानी हर दशक में, दशक की समाप्ति पर एक विश्वव्यापी सम्मेलन हो रहा है, और ये तीसरा सम्मेलन उस श्रेणी में था जिसे हम कहते हैं पृथ्वी सम्मेलन, अर्थ सम्मेलन, अर्थ कॉन्फ्रेंस। ये तीसरे सम्मेलन को क्या कहा जाता है? अर्थ कॉन्फ्रेंस। इसमें 170 देश, बहुत सी बहुराष्ट्रीय कंपनियां, बहुत से NGOs और इन लोगों ने भाग लिया। और इस सम्मेलन में पर्यावरण का मुद्दा विश्व राजनीति का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग बन जाता है। अभी तक वैश्विक राजनीति से परे पर्यावरण के मुद्दे को देखा जा रहा था। यद्यपि ये बात समझ में आ रही थी कि बिना राजनीतिक पहल के, बिना राजनीतिक एकजुटता के पर्यावरण के मामले नहीं सुलझ पाएंगे, लेकिन ये रियो डी जेनेरो की कॉन्फ्रेंस थी जहां पर पर्यावरण को भी राजनीति का एक मुद्दा माना गया, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा माना गया। और जैसा मैंने बताया, इसे पृथ्वी सम्मेलन या धरती सम्मेलन या अर्थ कॉन्फ्रेंस का नाम दिया गया, क्योंकि इसमें धरती पर फैलने वाले प्रदूषण और पर्यावरण के संरक्षण के लिए
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर बल दिया गया और ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर दिए जाने वाले बल का परिणाम था कि पर्यावरण को राजनीतिक मामला मान लिया गया। उत्तरी देशों में वैश्विक ताप वृद्धि यानी ग्लोबल वार्मिंग की चिंता का अधिक प्रभाव था। दक्षिण में आर्थिक विकास को लेकर ज़्यादा चिंता थी और आर्थिक विकास की प्रक्रिया के कारण पर्यावरण की प्रदूषण से ज़्यादा चिंतित थे। प्रभाव उत्तर में ज़्यादा था। तो इस सम्मेलन में एक तरीके से हम देखते हैं कि विश्व राजनीति का प्रभाव दिखता है और उत्तर बनाम दक्षिण, आप इस पूरे नक्शे को देखिए तो आप देखेंगे कि अधिकतर विकसित देश जो हैं वो उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा स्थित हैं, जिन्होंने विकास के नाम पर प्रदूषण के साथ ऑलरेडी बहुत खेल कर लिया है, और दक्षिण के वे देश हैं जो पर्यावरण पे हुए प्रभाव से ज़्यादा चिंतित हैं। तो इस तरीके से हम एक दोनों के बीच में एक अंतर देखते हैं, दोनों क्षेत्रों की सोच के बीच में अंतर देखते हैं। और इस सम्मेलन में अंततः कुछ सिफारिशें होती हैं, कुछ घोषणाएं होती हैं और एक एजेंडा 21 तैयार होता है। एजेंडा 21, उसे एजेंडा 21 इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें कुल 21 सिद्धांतों को स्वीकार किया गया। 21 प्रिंसिपल्स इसमें स्वीकार किए गए और इसलिए इसे एजेंडा 21 कहते हैं। आखिर वे एजेंडा क्या थे? उस 21 में कुछ का जिक्र यहाँ करना जरूरी है क्योंकि ये सम्मेलन पर्यावरण के नाम से हुए अभी तक जितने सम्मेलन थे उसमें सबसे महत्वपूर्ण था। तो पहला इसका जो महत्वपूर्ण एजेंडा था वो था जैव विविधता को लेकर, बायोडाइवर्सिटी को लेकर और वनों की सुरक्षा को लेकर। इसके संबंध में कुछ कानून बनाए जाते हैं और सदस्य राष्ट्रों से ये अपील होती है कि यदि विकास की दिशा में वो बढ़ रहे हैं और बढ़ना चाहते हैं आर्थिक विकास की दिशा में, तो ऐसा करते समय वो बायोडाइवर्सिटी और वन संबंधी समस्याओं पर थोड़ा सा सोचें और फिर आगे बढ़ें। दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत जो इस एजेंडा 21 के तहत प्रतिपादित किया गया उसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अर्थात सतत विकास या टिकाऊ विकास, उस पर जोर देना। टिकाऊ या सतत विकास की प्रक्रिया पर जोर दिए जाने का असर इस सम्मेलन के बाद हम देखते हैं। टिकाऊ विकास किसे कहेंगे हम? ऐसा विकास जो निरंतर चलने वाला हो, निरंतर चलने वाला विकास हो और प्राकृतिक संसाधनों के लिए, ना तो वर्तमान पीढ़ी के लिए और न ही आने वाली पीढ़ी के लिए विनाशकारी हो। प्राकृतिक संसाधनों के मामले में तो ऐसा विकास जिसमें हम पर्यावरण की चिंता करते हुए प्राकृतिक संसाधनों का ऐसा उपयोग करें जो कि आने वाली पीढ़ियों को भी परेशान न करे, उनके लिए विनाशकारी ना हो। अगला सिद्धांत रियो एजेंडा 21 के तहत ये स्वीकार किया गया कि पर्यावरण की रक्षा करना सभी देशों की साझी जिम्मेदारी, एक इसे साझी जिम्मेदारी मानी गई। अकेले से कुछ नहीं होगा, इस बात को स्वीकार कर लिया गया कि एक संयुक्त प्रयास से ही पर्यावरण की समस्या का निराकरण किया जा सकता है या पर्यावरण की रक्षा की जा सकती है। इस प्रकार साझी जिम्मेदारी की भावना रियो के बाद सामने आती है। परंतु विकासशील देशों की इस बात को स्वीकार किया गया कि पर्यावरण के संरक्षण हेतु जो भी कदम हम उठाए जाएंगे उसमें विकासशील देशों की आर्थिक विकास की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाएगा। अर्थात जब भी हम पर्यावरण की रक्षा के लिए कुछ प्रावधान करेंगे तो ये स्वीकार किया गया कि विकासशील देशों को विकास करने की ज़रूरत है। तो यदि हम कुछ ऐसे कानून बनाते हैं, ये सम्मेलन के परिप्रेक्ष्य में कुछ ऐसे कानून बनते हैं जिसमें पर्यावरण की रक्षा पर ध्यान दिया जाएगा,
तो विकासशील देशों के विकास की आवश्यकता पर इसका दुष्प्रभाव न पड़े। अर्थात विकासशील देशों के आर्थिक विकास में ये कानूनी प्रावधान जो पर्यावरण के नाम पर बनाए गए हैं वे बाधक न बने। ये एक बहुत अहम बिंदु था, क्योंकि इसी बिंदु के लेकर काफ़ी कुछ राजनीति दुनिया में होती है, हो रही है, और इसी का परिणाम है कि पर्यावरण को लेकर चिंता तो है, पर्यावरण को लेकर प्रयास तो हो रहे हैं, लेकिन वो प्रयास या वो चिंताएं जमीनी स्तर पर उतना प्रभाव नहीं छोड़ पा रही हैं, क्योंकि विकसित देशों के मातहत जो कानून बनाए जा रहे हैं पर्यावरण को सुधारने के, यदि उन्हें लागू किया जाए उनके अनुसार, तो विकासशील देशों के औद्योगिकरण की प्रक्रिया में बहुत बड़ी बाधा आएगी और वे विकसित नहीं हो पाएंगे। तो इस प्रकार विकसित देश बनाम विकासशील देशों के बीच का भी एक तरीके से ये पर्यावरण का मामला झगड़ा बन गया है, झगड़े का कारण बन गया है, राजनीति का कारण बन गया है। खैर, ये मुद्दा कुछ अलग है, लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि टिकाऊ विकास की बात, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होती है। अगला जो कदम पर्यावरण के संरक्षण के लिए लिया जाता है वह विश्व जलवायु परिवर्तन को लेकर होते हैं। विश्व जलवायु परिवर्तन बैठक अर्थात ग्लोबल क्लाइमेट चेंज मीट 1979 1997 नई दिल्ली, जिसमें निर्धनता, गरीबी, पर्यावरण तथा संसाधन प्रबंधन के समाधान को लेकर विकासशील देशों में व्यापार की संभावनाओं पर विचार किया गया। विकासशील देशों के बीच में व्यापार कैसा हो, इस बात को ध्यान रखते हुए, निर्धनता को ध्यान रखते हुए, इन देशों की पर्यावरण की समस्या को ध्यान में रखते हुए और वैश्विक पर्यावरण के परिप्रेक्ष्य में संसाधनों का प्रबंधन कैसा हो ताकि पर्यावरण पर उसका दुष्प्रभाव कम से कम हो। ये इसका मुद्दा था। व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विकासशील देश, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, पर्यावरण, विश्व जलवायु बैठक नई दिल्ली 1997। इसी बैठक में ग्रीन हाउस इफेक्ट को वातावरण में न छोड़ने की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई। अर्थात उद्योगों से पैदा होने वाली जो गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आदि, जो पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं, इनको कैसे हम इनको वातावरण में न छोड़ने का प्रयास, इस पर एक बहुत अहम चर्चा होती है, क्योंकि विकास तो करना है, उद्योग तो खोलने हैं। अब इन उद्योगों के खुलने से जो वातावरण में जो प्रदूषण हो रहा है गैसों के माध्यम से, उनको कैसे रोका जाए, इस पर बहुत महत्वपूर्ण बैठक इस सम्मेलन में होती है। अगला महत्वपूर्ण सम्मेलन है क्योटो प्रोटोकॉल 1979। ये जापान में होता है, क्योटो, जापान के क्योटो शहर में, जिसमें विकसित देश, इसमें कहा गया कि विकसित देश 2008 और 12 के बीच अपने ग्रीन हाउस उत्सर्जन को 1990 की तुलना में 5% कम कर दें। अर्थात विकसित देशों से क्योटो कॉन्फ्रेंस में अनुरोध और अपील की जाती है कि उनके द्वारा, उनके उद्योगों के द्वारा जो ग्रीन हाउस गैसें निकल रही हैं, जो आंकड़े हैं 1990 के आंकड़े को आधार मानते हुए जो आंकड़े हैं, उसमें 5% ग्रीन हाउस एमिशन कम किए जाने का प्रयास विकसित देशों द्वारा किया जाए। और इसका लक्ष्य क्या रखा गया था? 2008 से 2012 के बीच। दुर्भाग्य से 2013 और उसके बाद भी इस पर सफलता नहीं मिली है, और इस अपील का, इस अनुरोध का कोई विशेष असर विकसित देशों में होता नहीं दिखाई दिया। और वर्ष दर वर्ष ये प्रोटोकॉल की जो डेडलाइन थी 2012, इसे बढ़ाते चले गए हैं और आगे बढ़ाते जाने का प्रयास चलता रहता है, और उसमें सफलता भी विकसित देशों को मिल जाती है। निष्कर्ष ये
कि 1997 में जो लक्ष्य बनाया गया था 2012 तक का, वो लक्ष्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अगला समझौता पर्यावरण को लेकर, मॉन्ट्रियल समझौता। मॉन्ट्रियल यानी कनाडा का शहर है, वहाँ ये बैठक आयोजित होती है और इस बैठक का जो मुख्य मुद्दा रहता है वह जलवायु परिवर्तन। ये एक शिखर सम्मेलन अर्थात देश के विभिन्न राष्ट्रों के मुखियाओं के द्वारा इस सम्मेलन में दखल किया जाता है और परिणाम था कि समझौते में धनी देश जो थे, विकसित देश जो थे, उन्होंने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि क्योटो सम्मेलन के प्रस्तावों को लागू करने के वो समुचित उपाय करेंगे। क्योंकि क्योटो सम्मेलन के प्रस्ताव तो बड़े अच्छे थे, लेकिन विकसित देश एक तरीके से उसमें विलंब कर रहे थे उसके प्रस्तावों को लागू करने में। यहाँ पर चूँकि विश्व देशों के सभी देशों के मुखिया यहाँ पर शामिल थे, देशों के मुखियाओं की ओर से, मुख्य नेताओं की ओर से ये एक तरीके से वचन दिया गया कि वे क्योटो सम्मेलन के प्रस्तावों को लागू करने का विशेष उपाय करेंगे। ये मॉन्ट्रियल समझौते की सफलता। अगला सम्मेलन बाली। बाली सम्मेलन में, उसको सम्मेलन ना करके कहते हैं बाली कार्यवाही योजना 2007 के इम्प्लीमेंटेशन स्कीम। बाली इंडोनेशिया का एक शहर है। इस योजना को जलवायु परिवर्तन की 13वीं चक्र की वार्ताओं के अंतर्गत इंडोनेशिया के बाली शहर में स्वीकार किया गया। 190 देशों के 10,000 प्रतिनिधि भाग लेते हैं और इस सम्मेलन का जो मुद्दा था इस बात पर केंद्रित था कि सभी देश विश्व के तापमान में कटौती करने का प्रयास करेंगे। तो अब इस बार पर्यावरण के मामले में तापमान को कम करने का प्रयास, उसकी दिशा में सार्थक प्रयास किए जाने की ओर जोर दिया गया। 9वां सम्मेलन कोपेनहेगन और डरबन। जलवायु परिवर्तन पर डेनमार्क की राजधानी में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन होता है। कॉप 15, कोपेन से बना कॉप 15 देश भाग लेते हैं। कॉप 15, बल्कि 15 देश नहीं, ये डेनमार्क में होता है कॉप 15 के नाम से। 7 दिसंबर से 18 दिसंबर 2009 192 देशों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं और प्रदूषणकारी गैस के उत्सर्जन पर अंकुश लगाने के लिए कुछ समझौते करते हैं। किस पर? प्रदूषणकारी गैसों के उत्सर्जन के लिए, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को रोकने में बातचीत करते हैं, रोकने के मामले को लेकर बातचीत करते हैं, उस पर अंकुश कैसे लगाया जाए इस पर चर्चा करते हैं और एक सर्वमान्य समझौते पर पहुंचने का प्रयास 12 दिन तक चलता है। लेकिन दुर्भाग्य से इतने लंबे प्रयास के बाद, इतने दिनों की बैठकों के प्रयास के बाद भी कोई निष्कर्ष, कोई सर्वसम्मत समझौता नहीं हो पाता। और क्योटो समझौते में विकसित देशों के लिए जो उत्सर्जन की कटौती की बात की गई थी, 5% कटौती की बात की गई थी, वो अभी तक विकसित देशों ने उस कटौती की बात को पूर्णतः लागू नहीं किया था। उसकी जो बाध्यता विकसित देशों पर लादी गई थी, उस पे ये सभी सम्मेलन सफल नहीं हो पाए, जबकि विकासशील देशों के लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं थी। तो उसका परिणाम क्या हुआ कि विकासशील देशों के लिए ऐसी किसी बाध्यता में कोपेनहेगन में भी भारत ने पुरजोर विरोध कर दिया, क्योंकि विकासशील देश इस तरह के गैस उत्सर्जन पर किसी बाध्यता को अभी नहीं चाहते थे, क्योंकि यदि वो बाध्यता में बन जाएंगे तो उनके स्वयं के विकसित होने की दिशा पे उसका दुष्प्रभाव पड़ता, आर्थिक विकास की दिशा में दुष्प्रभाव पड़ता। तो बातें हो रही थी केवल विकसित देशों पर दबाव बनाने की, और यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति आती है। विश्व के विभिन्न शहरों में
ये सम्मेलन घूमता हुआ 2015 में आता है पेरिस, फ्रांस। दिसंबर 2015, और पेरिस में ये जो सम्मेलन होता है इसका नाम दिया जाता है जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। करीब 12 दिन ये सम्मेलन भी चलता है, और एक 21वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP21 में जलवायु परिवर्तन पर ऐतिहासिक समझौते को स्वीकार कर लिया जाता है, जिसमें 196 देश हस्ताक्षर करते हैं। 12 दिसंबर 2015 को पेरिस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में 196 देश उस समझौते को स्वीकार करते हैं, और इस समझौते के अंतर्गत धरती के तापमान को 2 डिग्री नीचे रखने का लक्ष्य रखा गया, बढ़ने से 2 डिग्री नीचे। और इस दिशा में विकसित देश 2020 से 2025 तक विकासशील देशों को $100 अरब की आर्थिक मदद देंगे, ये स्वीकार हुआ। आर्थिक मदद किस रूप में? क्योंकि विश्व के तापमान को 2 डिग्री कम करने में विकासशील देशों के द्वारा जो प्रयास किया जाएगा उसमें उनके स्वयं का आर्थिक विकास प्रभावित होगा। तो उस प्रभाव को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये बात तय की गई कि विकसित देश इन विकासशील देशों को आर्थिक मदद देंगे, जिसकी कीमत होगी $100 अरब प्रति वर्ष। कब? 2020 से 2025 तक। इसके अलावा एक और बात हुई, और वो था कि इस दिशा में सतत रूप से प्रयास होते रहेंगे, सम्मेलन होते रहेंगे, और उसी तारतम्य में डरबन में, कारकुन में, रियो में, लीमा आदि में सतत रूप से सम्मेलन होते रहे। परंतु ज़रूरत इस बात की है कि इन सम्मेलनों में जो भी निर्णय लाते हैं, जो भी निर्णय होते हैं, जो भी समझौते होते हैं, वे पूर्णतः लागू नहीं हो पा रहे। हाँ, इतना तय है कि इस काल में हम सतत रूप से प्रयास होने के उदाहरण देखते हैं। विश्व मंच में लोगों में बढ़ती चेतना, पर्यावरण के प्रति सजगता, ये स्पष्ट दिखाई देती है। यद्यपि जितने प्रयास हुए, जितना इस पे खर्च हुआ, उसमें अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई है।